नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी, मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे। किसी इंट्रोडक्शन की उन्हें जरूरत नहीं है। आपने उन्हें डीजीपीआई में देखा है, आपने उन्हें जेएनके में बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स जो हैं या जो वहां पर रेडिकलाइजेशन से जुड़ी बड़ी समस्या रही है उसमें उसमें भी एक बहुत स्ट्रांग वॉइस के तौर पर देखा है, और सर ने ग्राउंड पर भी काम किया है। सेना से जुड़े तमाम सम्मान उनके साथ है, जैसा कि अभी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं आप। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सर। जय हिंद, जय भारत। सर, टॉपिक बहुत ऑब्वियस सा है, पूरी दुनिया में बस एक ही बात हो रही है, ईरान, इजराइल, यूएस। मैं बहुत ही कंफ्यूज हूं क्योंकि कुछ दिन पहले कहा जाता है सीज फायर होगी। सीज फायर के बाद बावजूद, बाद नहीं, के बावजूद भी हम देख रहे हैं ईरान तेहरान पे ड्रोन अटैक्स कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स हैं कि भाई अब उसने फिर से जो गल्फ कंट्रीज हैं उनमें जो यूएस बेसिस है उन्हें फिर से टारगेट किया है। उधर इजराइल जो है वो तेहरान को अटैक कर रहा है। तो सब एक दूसरे को यहाँ पर कोई तेल अवीव को अटैक कर रहा है, वो तेहरान को अटैक कर रहा है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं एक्सटेंड कर देता हूं, और वो एट द सेम टाइम 10,000 ट्रूप्स ऑन ग्राउंड की भी बात करने लगते हैं। ये सिचुएशन है क्या? देखो, ओके अदिति, मैं ना एक बड़ा मीडिया में भी चल रहा है और पॉलिटिशियंस, ऑपोजिशन पार्टी, वर्ल्ड पावर्स, बड़े ब्रिलियंट ब्रिलियंट दिग्गज लोग आके बातें कर रहे हैं। और वो ये चाहते हैं कि अमेरिका जो ऑपरेशन करने जा रहा है, ईरान जो ऑपरेशन करने जा रहा है, इसराइल जो कर रहा है, ये तीनों पब्लिक के अंदर आए और एक मीडिया रिपोर्ट दे कि हम कल को यहाँ पे अटैक करेंगे, हम ऐसे करेंगे और हमारा दिन ये होगा, हमारा प्लान ये होगा, हमारी फोर्सेस यहाँ से वहां चलेंगी। और सब दुनिया मीडिया में बैठ करके एक वो जैसे गैलरी होती है ना, उसके ऊपर बैठ करके तमाशा देखेगी। और बिकॉज आजकल सभी इंटेलिजेंट हैं, सब बड़े समझदार हैं, बड़े अकलमंद हैं। जो मीडिया एंकर्स हो, चाहे मेरी तरह बैठा हुआ यहाँ पे आज रिटायरमेंट के बाद में स्ट्रेटेजिस्ट हो, बड़ा एक सिंपल सी बात है। एक जब ये ऑपरेशन होता है इस किस्म का, या इवन डिप्लोमेटिक डीलिंग्स होती हैं, या बार्टरिंग होती है, नेगोशिएशंस होते हैं, किसी भी लेवल के होते हैं। आप अपने किराए के मकान में जाना चाहते हैं, तो आप एक पिच करते हैं, वो दूसरा कुछ पिच पिच करता है, और बीच में एक नेगोशिएशन चलता है जिसके अंदर, बट यू डोंट गो आउट एंड से कि देखो मैं ये पिच करूंगा फिर तुम ये पिच करना है, ऐसा तो होता नहीं है। इट इज ऑल वेरी वेरी क्लासिफाइड स्टफ, राइट? सो आई थिंक ये चीज हमको समझनी चाहिए। तो अमेरिकन्स आपके सामने पूरा पत्ता नहीं खोलेंगे। पब्लिक डोमेन में वो क्या कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं वो जनता को है, वो कोर्सिव डिप्लोमेसी है। जो ईरानियंस कर रहे हैं और बोल रहे हैं और क्वाइट हैं या कैसे कर रहे हैं, वो भी एक कोर्सिव डिप्लोमेसी है। ये बड़ी बात आपको समझना चाहिए। मैं भी कोई ऑपरेशन करता हूँ, मैं कौन सा बताता हूँ टेररिस्ट को आ जाओ तुम बैठो, या पाकिस्तानी तुम टेबल की ओर बैठे हो, देखो मैं ऐसे करूंगा। सबको पता होना चाहिए। और ओ जी, मुझसे ये काम नहीं हुआ 10 दिन के अंदर, मैं फेल हो गया, तुम जीत गए, ऐसे नहीं होता। ठीक है। फर्स्टली लोग, लड़ाई हुई क्यों? हर एक आदमी इस लड़ाई को ईरान की नजरिए से देखता है और इसराइल और ईरान की नजरिए से। एक चला के कहानी की, दिस इजराइल फर्स्ट नॉट अमेरिका फर्स्ट। दिस इज, ये जो पूरी लड़ाई है, दो फर्स्ट है। इसराइल फर्स्ट इसराइल के लिए है, अमेरिका फर्स्ट अमेरिका के लिए है। और गल्फ कंट्रीज में खासतौर से सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इनके लिए, बहरीन, इनके लिए उनका फर्स्ट है। ठीक है। और ईरान के लिए ईरान फर्स्ट है। अब मैं समझा दूं कैसे। अमेरिका की जो पावर है, आप सब जानते हो, हम सब बात कर रहे हैं पिछले 10 साल से कि अमेरिका इज डिमिनिशिंग पावर, चाइना इज कैचिंग अप। ठीक है। हाउ विल चाइना कैच अप? चाइना विल कैच अप जब उसको रिसोर्सेज मिलेंगे। रिसोर्सेज में क्या मिलना चाहिए उसको? रॉ मटेरियल मिलना चाहिए और एनर्जी मिलनी चाहिए। अमेरिका और यूरोपियन पावर्स ने एक बड़ी गलती करी हुई 50 साल पहले, और उन्होंने वो रियलाइज नहीं किया कि साइलेंटली चाइना बहुत तेजी के साथ में आगे आ गया, उनका सामान, उनकी टेक्नोलॉजी, उनके मार्केट का इस्तेमाल करके। ठीक है। एंड आज वो कहां पर है? बहुत ही क्लोज है, सभी यूरोपियन देशों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। उनकी कहीं कोई बिसात नहीं है, और उसने अमेरिका के साथ में कैचअप शुरू किया।
इकोनॉमी में किया और साइलेंटली उसने मिलिट्री पावर में किया, राइट। तो अब वो कर रहा है, वो अपने देश के लिए कर रहा है, वो सही है गलत है उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे। जैसे अमेरिका अपने लिए करता है वैसे वो अपने लिए करता है, बाकी लोग बेवकूफ थे, इन्होंने गलती कर दी और चल पड़ा आगे। एक टाइम आता है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है जहां पर अगर आप उस चीज को छोड़ देंगे तो आप कैचअप नहीं कर सकते। ये जो चिप इंडस्ट्री है, एक फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी है, नीश टेक्नोलॉजी है, एआई है, डेटा इज द न्यू ऑयल जैसे बोलते हैं। उस न्यू ऑयल को चलाने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए, चिप चाहिए, रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए। और अमेरिका को ये रियलाइज हो गया कि वो बहुत पीछे चलता चला रहा है बड़ी तेजी के साथ, और इसलिए एक ये टाइम आया था कि जब उनको कोई ना कोई एक्शन करना पड़ता। वो आज करते, 10 साल पहले करते, या 10 साल बाद में करते। 10 साल पहले शायद जल्दी हो जाता, आज 10 साल पहले उनको ज्ञात नहीं था, 10 साल के बाद में या मे बी 5 साल के बाद में दे वुड हैव बीन आउट ऑफ रेकनिंग। ठीक है, सो ये जो पूरी लड़ाई है ये अमेरिका फर्स्ट की लड़ाई है, टू टेक स्पेस। वो जो स्पेस उन्होंने खो दिया था चाइना को वापस लेने की लड़ाई है। और मेरे 2-3 छोटे छोटे से एग्जाम्पल है। वेनेजुएला के 90% ऑयल कहाँ जा रहा था? इंडिया जा रहा था, यूरोप जा रहा था, अमेरिका जा रहा था ना, स्ट्रेट गोइंग टू चाइना। चाइना ने सिक्योर किया हुआ ऑयल, ठीक है, कैसे किया? पैसे दिए, करप्शन किया। अमेरिकन जितना चाइना करप्ट है उससे ज्यादा कहीं अमेरिकन करप्ट है, बट उसने किया सिक्योर। तो अमेरिका ने बोला कि भाई मेरा जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वो सही होना चाहिए, मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। और उसने एक कहानी वहानी गढ़ी ड्रग की, जो ड्रग एक्चुअली वेनेजुएला से सबसे कम ड्रग्स आते थे, उसने वो पूरा करके 1-2 महीने के अंदर एक डोमिनेशन किया और उसके प्रेसिडेंट को उठा के ले आया और उसने डील करी नंबर 2 टियर के साथ में। और आपको मालूम है वहां क्या हुआ। द सेकेंड, वेनेजुएला के पास में लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं, सेकेंड रशिया के पास में, ठीक है, थर्ड जो रिजर्व्स हैं और सबसे अच्छा ऑयल, एनर्जी, गैस इज विद ईरान। एक्चुअली सऊदी, ओमान से सबसे अच्छा जो तेल वगैरह है वो साफ है, बहुत कम एफर्ट लगता है, वो ईरान के पास में। 90% ईरान का तेल कहां जा रहा था? चाइना के पास जा रहा था। ठीक है, तो एक होता है रिसोर्स आपने खरीदना है, एक होता है रिसोर्स आपने दूसरे को डिनाई करना है, और एक होता है रिसोर्स को इतना एक्सपेंसिव कर दो कि वो मुश्किल हो जाए अगले आदमी के लिए। तो यू नो, इट इज अबाउट अमेरिका फर्स्ट, इट इज अबाउट अमेरिका रीगेनिंग इज कंट्रोल। ठीक है, हम ये नीचे बड़ी छोटी लेवल की लड़ाई को देखते हैं, उसको एसेसिनेट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब इसके साथ में एक लेयर आता है इजराइल फर्स्ट का। इजराइल की क्या प्रॉब्लम थी? इजराइल की ही प्रॉब्लम नहीं थी, ये प्रॉब्लम सऊदीज की भी थी। ये बाकी जो सुन्नी देश हैं, सुन्नी ही देश नहीं है, इसके अंदर इनकी मोनार्कीज हैं, ये सारे के सारे किंग हैं सारे। ठीक है, कोई वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, वो किंग्स हैं। और उनकी जो किंग्स की जनता है, जो मुसलमान है, सुन्नी है या शियाज हैं, वो उनको लाइक नहीं करते खास, राइट। बिकॉज जहां पे भी इस्लाम है, इस्लाम के अंदर धर्म पहले आता है, रूलर बाद में आता है। ठीक है, और जो भी किंग होगा वो कहेगा यार ये धर्म तो सब वो दिखावा है ना, तो जनता के साथ में चलने के लिए दे यूज धर्म टू कंट्रोल पीपल। ईरान का के 2-3 चीजें थी जो ईरान हमेशा बोलता रहा, और यही उनकी गलती है। ठीक है, ईरान का भी मैं कोई ज्यादा, एक उनके सिविलाइजेशन से मुझे बहुत प्यार है, अच्छा लगता है मुझे सिविलाइजेशन। हमारी तरह 5,000 साल पुराना, हमारा 7,000 है, उनका 4-5,000 साल पुराना सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशनली वेरी मेच्योर, वेरी एडवांस्ड। जहां वो धर्म आ जाता है वो वहां पे ये लोग जो हैं, ये 7 सेंचुरी बीसी के एडी की तरफ चले जाते हैं, और फिर उनकी जो हरकतें हैं वो इसी हिसाब से हो जाती हैं। दे आर नॉट मॉडर्न, दे आर नाउ रेडिकल इन अ सेंस। अब वो रेडिकल क्या है कि आप डेथ टू अमेरिका बोलते जाओ, डेथ टू इजराइल बोलते जाओ, आप हमास, हूती, हिजबुल्लाह को आप इजराइल के खिलाफ चलाओ। फिर आपने दूसरा बोलना शुरू किया कि यार ये मक्का मदीना के अंदर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, सऊदी अरेबिया के साथ में कंटेस्ट करना शुरू किया। आपने बोला कि हम बैलिस्टिक मिसाइल बनाएंगे, 7,000 होने चाहिए 2027 में। देखो, रॉकेट मिसाइल मिलिट्रीज होके बैलिस्टिक मिसाइल का जो चेंज है ना, वो बड़ा बिग पैराडाइम चेंज होता है। आप जब यहां से फायर करते हो 2,500 किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर,
आप इसराइल को हिट करते हो, सऊदी अरेबिया के चारों तरफ किसी भी किनारे को हिट कर सकते हो, पूरे गल्फ को करते हो, और जब उसको बढ़ाते हो, और उसका विजन था कि मैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे अटैक करूंगा, भाई आप 5,000 किलोमीटर की या 4,000 किलोमीटर की क्यों बना रहे हो? ताकि आप यूरोप को कब्जा कर सको। इट इज अ थ्रेट ना, इट इज आल्सो लेवरेज। आप सॉवरेन कंट्री हो, आपका फर्ज बनता है, जैसे अमेरिका ने के पास में बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर है, ईरान भी चाहता है। बट ईरान ने बड़ा ओपनली ये चीज कई बार बोली है कि हमने ये सब चीजें करना है, तो नेचुरली विच कंट्री विल से कि तुम तैयार हो जाओ और फिर हम तुमसे लड़ने आएंगे। ठीक है, तो एक टाइम आता है जब आप उस अपने दुश्मन को उस काबिलियत के पास नहीं पहुंचने देना चाहते हैं। देखिए आज अदिति, आज भी उसके पास वो पूरी काबिलियत नहीं है, मगर कितनी पनिशमेंट दे रहा है ईरान। जब ये काबिलियत उसके पास में हो जाएगी, तब वो क्या पनिशमेंट देगा और फिर वो क्या काबू आएगा, वो आपने सोचना है। तीसरी चीज जो वो बोल रहा था कि मुझे न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए, तो सारे टाइम भी बोलता रहा कि न्यूक्लियर वेपन हमारे को नहीं चाहिए, ऐसे है, कहानी है। उसने ये भी बोला बैलिस्टिक मिसाइल के लिए 2,000 मीटर्स के लिए 2,000 किलोमीटर का कैप है, बट भी डियोगो गार्शिया में फायर किया उसने, जहां पे वो 4,000 रास्ते में गिर गया, ठीक है, बट 3,000 पहुंच गया उसका, राइट। एक को निकाल दिया और एक को शूट डाउन कर दिया, और एक मिसाइल जो है 3,000 के ऊपर आसपास नहीं गिर गई। सो देयरफॉर उन्होंने तो झूठ बोला, और वो गलत नहीं है झूठ बोला। अगेन अदिति ने बोलना है कि जैसे आपने स्टार्ट किया, देखिए उसने झूठ बोला। नोबडी विल अनाउंस व्हाट दे आर डेवलपिंग, स्पेशली इन मिलिट्री और इवन इन इकोनॉमिक्स और एनीवेयर एल्स, ठीक है, nobody will inform. So a call from your main gate security. You have a guest at the gate. Please press 1 to approve. You have approved and sorry, you can cut it later, huh? So न्यूक्लियर वेपन्स अब उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि हमारे पास 400 किलो 440 किलो एनरिच्ड है, 60% है। और व्हाट बिकेम इंपॉर्टेंट फॉर देम कि वो 1 महीने 2 महीने के अंदर उसको वेपनाइज कर लेता। जब वो वेपनाइज कर लेता, डिक्लेयर कर देता, तो क्या आप सोचते हो अदिति, जो देश ऑलरेडी एक सारी चीजें कर रहा है, प्रॉक्सी वॉर कर रहा है, वो एक ओपन स्टेटमेंट बोलता है कि इजराइल को डिस्ट्रॉय कर दो, डेथ टू इजराइल, तो क्या इजराइल चुप रहे? क्या सऊदी अरेबिया जो एक्सेप्ट कर लिया कि भाई इजराइल को होना चाहिए, यूएई एक अब्राहमिक अकॉर्ड की तरफ सिग्नेचर्स हो रहे हैं, पीपल हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट, आप वापस 40 साल 50 साल पहले, माइड यू ये गेम ईरान का चलाया हुआ गेम नहीं है, ये भी गेम अमेरिका का चलाया हुआ है, ठीक है। तो जो आपका अमेरिकन गेम है उसको आपने चेंज ही नहीं किया, आप मॉडर्न रियलिटी में नहीं हो। सो ये जो 2-3 इन्फ्लेक्शन पॉइंट थे वो इस टाइम पे थे। एनी डिलेस इसके बाद में आप कोई भी एक्टिविटी, अमेरिका ये नहीं कर सकता कि चाइना के खिलाफ चले, और इसराइल एक बार न्यूक्लियर वेपन हो जाता है इनके पास में तो एक न्यूक्लियर आर्म रेस हो जाती है, ये दोनों चीजें जुड़ गई और ये अटैक इनको करना पड़ गया, ठीक है। अब सर, यही बात प्लानिंग की, हाँ प्लीज फिनिश प्लीज। या तुम कह रहे हो सीज फायर, ये हाँ। तो सब कोऑर्डिनेट है। आपने पहले डिस्ट्रॉय कर दिया, सब तहस नहस किया है, पहले आप पिटाई करते हो ना, फिर आप कोशिश करते हो कि चलो ठीक है आ जाओ तो बातचीत कर ले। वो बातचीत के अंदर दोनों मैक्सिमलिस्ट ऑब्जेक्टिव्स देंगे। एक बोलेगा कि तुम सब हथियार खड़े करके प्रिजनर ऑफ वॉर बन जाओ, सब छोड़ दो, तुम्हारे देश को मैं चलाऊंगा, जैसे उसने बोला ना वेनेजुएला का प्रेसिडेंट वांस हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। और ईरान बोलेगा ना, मुझे तुम पूरे पैसे दो, तुम डिस्ट्रक्शन करिए। सो दोनों जो बार्गेनिंग टेबल होता है उसके ऊपर अपनी अपनी डिमांड, मैक्सिमम डिमांड रखेंगे। लूजिंग स्पेस से कौन चलेगा? जो पिटता है वो भी ये कहता है यार मैं तो जीत रहा था, ठीक है। सो आज ये जो गेम है ट्रम्प की, बड़ी सोची समझी गेम है, इसमें हार जीत नहीं है। देखो मेरी तरफ से तो जो जीत है अमेरिका की, मैंने एक पेपर लिखा था अभी 4-5 दिन पहले, क्लॉज साइट पे पब्लिश हुआ है, अमेरिका की और इजराइल, अमेरिका की जीत हो चुकी। अमेरिका की जीत कैसे हुई? उसको हॉर्मूज और ऑयल के ऊपर कंट्रोल करना था, वो उसने कर दिया, ठीक है। ऑयल का जो रेट है आज वो इतना अच्छा खासा रेट बढ़ गया है और कंट्रोल हो गया है कि आज चाइना के पास में वो कैप्चर करना मुश्किल। उसके पास में, चाइना के पास स्टॉक्स हैं, उसने स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना रखा है, बट वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है ना, जब वो इस्तेमाल होना शुरू हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दैट इज वन पार्ट।
Second, they wanted to destroy degrade ballistic missile systems. They have achieved about 70 to 80%. 100% डिस्ट्रक्शन किसी का नहीं हो सकता। हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमारे सब लोग कह रहे हैं कि आप घुस जाओ, पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। ऐसे नहीं होता है। वो उनके भी लोग हैं, उनकी भी दुनिया है। वो भी अगर वो पत्थर के साथ लड़ेंगे और आप पूरा एटॉमिक बॉम्ब लेके चले जाओगे तो भी उनके पास में एक रेजिस्टेंस रहेगी। और आप ईरान के साथ डील कर रहे हो। ईरान इज अ प्रोफेशनल आर्मी, प्रोफेशनल कंट्री, जिसने पिछले 40-50 साल सिर्फ अमेरिका, इजराइल और सऊदीज के साथ में लड़ने की तैयारी करी। सो इवेंचुअली, और प्लस प्लीज, अमेरिका में भी नंबर 1 मिलिट्री पावर, बट क्या उसने अपनी पूरी मिलिट्री पावर डाली है? उसके पास में 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है। उसने सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल किया, जिसमें से वो एयरक्राफ्ट कैरियर लोग बड़े मजाक उड़ाते हैं कि देखो 4 चला गया, ये हो गया। पिछले 1-1.5 साल से वो जो शिप है सेल कर रही है, तो रिपेयर तो चाहिए, रिफिट चाहिए। दे हैव नॉट येट एम्प्लॉयड द फुल मिलिट्री पोटेंशियल, राइट? एंड इजराइल को आप देख लो, इजराइल पिछले 2 साल से 2.5 साल से हमास के साथ लड़ रहा है, हिजबुल्लाह के साथ लड़ रहा है। उसका कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, येट दे आर फाइटिंग अगेंस्ट ईरान। ठीक है, सो दे आर नॉट फेलिंग। उनको अचीव करना था न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए जो भी इकोसिस्टम चाहिए था, उन्होंने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। थोड़ा बहुत जो बचा होगा वो बचा होगा, बट न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए थोड़ी है कि आपने खाना बनाने का सामान लिया और खाना बना दिया। इट टेक्स टाइम, यू रिक्वायर साइंटिस्ट, यू रिक्वायर इकोसिस्टम, यू रिक्वायर एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। वो सब चीजें इन्होंने बड़ी डेलिबरेटली पिछले 3 हफ्ते के अंदर उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके लॉन्चर्स, अगर 100 लॉन्चर थे, आज उनके पास में 10 या 12 या 20 लॉन्चर्स बचे होंगे। तो वो जो एक कैपेसिटी होती है ना, खुले आम जाकर के फायर करना, ये सब करना, वो सब खत्म हो गया। फिर लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि देखो लीडरशिप चली गई, नया लीडरशिप आ गया। अदिति, आप ये प्रोग्राम चलाते हो, एक अपने दिमाग से चलाते हो। आप कितना भी नंबर 2 को तैयार कर लो, यू कांट से कि जब मैं चले जाऊंगी जो मेरा नंबर 2 है मुझसे बढ़िया चलाएगा जितना मेरी काबिलियत के हिसाब से चलाएगा। सो उन्होंने पूरी लीडरशिप को डिग्रेड कर दिया है। अभी नंबर 2 या नंबर 3 लीडरशिप काम कर रही है। जो नंबर 3 लीडरशिप है वो नंबर 1 होती है ना पहले, अगर इतनी काबिल होती। सो एक देश जो टॉप लीडरशिप चला रहा था, जिस तरह कंट्रोल से फिर नंबर 2 चला रहा था, आज उतनी अच्छे कंट्रोल में नहीं है। सो देयरफॉर देयर इज अ पॉसिबिलिटी that they will be able to push, Americans will be able to push what they want. ठीक है, ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया है सर, आप उससे सरप्राइज हुए या आपको था कि यूएस और इजराइल उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? नहीं, वो तो आप लोग बोल रहे हो, तो मीडिया वाले बोल रहे हैं। वो जो जैसे ऑपोजिशन पार्टी होती है ना, जिन्होंने गेम नहीं खेलना होता है, वो बोलते हैं। ठीक है, आप कैसे समझते हो? अमेरिकन के पास में एक्सपीरियंस नहीं, क्या बेवकूफ है वो लोग? उनके पास में भी नेसेयर्स हैं। वो डिस्कशन हुआ 10 लोग बैठे होंगे, वॉर गेम क्या होगा। ये वॉर गेमिंग आज से नहीं चल रही है, ये 30-40 साल से चल रही है। दिस इज नॉट वॉर ऑफ चॉइस, दिस इज वॉर ऑफ कंपल्शन। ठीक है, आप ईरान को ही पता था कि अटैक आने वाला है, ईरान को ही पता था। अगर आप मेरे ट्वीट्स देखेंगे तो जो मेरा ट्वीट है लायन राइस का, ठीक है, लास्ट 1 ईयर, 1 साल पहले, 9 महीने पहले, 10 महीने पहले बता रहा हूं, उस टाइम पे मैंने बोला था कि अगले 7-8 महीने के अंदर ये ईरान के अंदर दोबारा जाएंगे। जब मेरे जैसा आदमी रिटायर्ड, जिसको कोई नॉलेज नहीं है, आर्म चेयर अभी स्ट्रेटेजिस्ट है, जब ये नॉलेज मुझको थी तो ये ईरान को भी थी और अमेरिका को भी थी, और अमेरिका और इजराइल को ये भी था कि ईरान को भी पता है, राइट? सो फर्स्टली दे, आई एम श्योर उनके पास, जैसे आपके पास आज सर्च करो तो मालूम चल जाएगा कि उनके पास में कितने मिलियन आर्मी है, कितने लाख आईआरजीसी की फौज है, उनके पास कितने बैलिस्टिक मिसाइल हैं। ठीक है, आप काफी कुछ छुपा सकते हो, बट 100% नहीं छुपा सकते, राइट? तो अब मुझे नहीं लगता कि इजरायलीज एंड अमेरिकन, यस, ओनली सरप्राइज, और वो सरप्राइज नहीं मानूंगा मैं, एक बहुत ही बड़ा बेवकूफी मानूंगा ईरान का। उनको गल्फ देशों के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि इवन इन इस्लाम ना, आप शिया हो सुन्नी हो, पहले वो एक चीज को देखते हैं कि भाई क्रिश्चियंस हैं या हिंदू है या दूसरा है, हम सब एक मुसलमान हैं।
एक रिलीजन बाइंड करता है। आप इंडिया का मुसलमान हो, चाहे इंडोनेशिया का हो, चाहे यूरोप का हो, दे विल ऑल सपोर्ट ईरानियन मुस्लिम्स। फिर जब वो आपस की लड़ाई आएगी तो फिर वो शिया और सुन्नी पे चलेंगे। फिर जब और आपस में शिया के बीच में लड़ाई आएगी, बट दे यूनाइट टुगेदर। सो जब आप अटैक करते हो ना, तो आपने जो इनकी मोनार्कीज हैं, इनके जो किंग्स हैं, इनको एक पॉइंट दे दिया, लेवरेज दे दिया कि देखो ईरान जो है हमारे साथ नहीं है और वो मुसलमानों का भी नहीं है। एंड वो बाय द वे दे डोंट लाइक शियाज, नो, शियाज आर समथिंग लाइक डेविल वर्शिपर्स एंड स्टफ लाइक दैट। सो दे कैन टेल सुन्नीज कि हम बोलते थे ना शिया ऐसे होते हैं। सो दिस इज समथिंग वन, बट यू नो प्लीज अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज नॉट, सब कुछ छुपा नहीं होता है। ईरान को ये सऊदी और यूएई और कुवैत वाले और कतर वाले पब्लिकली कुछ भी बोले, बट ईरान को भी पता था और हम सबको पता है, जैसे मैंने आपको भी एनालाइज किया कि ये जो गल्फ कंट्रीज हैं दे डोंट लाइक ईरान। हम्म, Surely they didn't want it to be militarily powerful. They don't want Iran to have nuclear weapon. जाहिर है यार, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन हो जाएगा वो धमकाएगा कल को। जैसे पाकिस्तान धमकाता है सर। जैसे पाकिस्तान धमकाता है सबको, ठीक है। सो यू नो, सो दे वर टोटली, वो ऊपर ऊपर कुछ भी बोले, वो अमेरिका को बोल रहे थे कि जल्दी करो बॉम्ब बन जाएगा, हम क्या करेंगे। तो कर दिया अभी। ईरान अगर थोड़ा सा चुप रहे तो शायद, मुझे लगता है कि ईरान ने बोला तो है कि मैं एयर बेसिस को ट्रैक कर रहा हूं, बट यू नो दुबई का जो टावर है, बड़ा फेमस टावर, क्या बोलते हैं उसको, बुर्ज खलीफा अलर, तो मिलिट्री नहीं था ना कोई वहां पे, एयरबेस तो था नहीं। हाँ, So why attacking that? So second is, देखो, they knew they got Shahed missile, Shahed drones, they knew they got ballistic missile. I think they were all prepared. ये कहना कि एयर डिफेंस फेल हो गया और वहां अटैक हो गया, कोई भी डिफेंस आपके पास में 100 लेयर के डिफेंस हो, एवरी डिफेंस कैन बी ब्रोकन, ठीक है। एक टाइम लगता है, प्रैक्टिस होती है, ओवरवेलम होता है। सो आई डोंट थिंक सो। ईरानियंस को पता था कि ये आने वाले हैं और अमेरिकन को भी पता था कि ये रिस्पॉन्स होगा। आप लड़ाई पे जाओ, आपके लॉस ही नहीं होंगे। ये तो सिर्फ इंडियन पीपल सोचते हैं कि इंडियन आर्मी जाएगी अटैक करने के लिए और उनका कोई लॉस नहीं होगा, सब विजयी होके आएंगे। और जैसे होता है पिक्चरों के अंदर, हमारे लोग पिक्चर बहुत देखते हैं, तो वो हीरो है, बस पहले पिटता है, फिर उठ के पीट देता है और सब 1000 लोग नीचे गिर जाते हैं, उसके ऊपर कोई खरोच नहीं आती है, लोग पूछा। बाय द वे आपने देखी धुरंधर 2? नहीं, धुरंधर 1 देखी मैंने, अभी 2 के लिए इतना टाइम नहीं मेरे पास, बट देखूंगा जरूर। और क्यों हाँ, देखूंगा? क्योंकि हाँ, वो पाकिस्तानियों को जलाती है, हमारे लेफ्ट विंगर्स को जलाती है, हमारे इंडिया हेटर्स को जलाती है, हमारे वो बॉलीवुड के लोगों को जलाती है जो हमेशा झूठ की कहानियां बनाते थे कि पाकिस्तानी बड़े अच्छे हैं, उनकी लीडरशिप अच्छी है, ISI wants peace, रॉ doesn't want peace, ठीक है। बड़ा एक तो एक हमारे लोगों का जितना ब्रेन वॉश बॉलीवुड ने किया ना, और हमारे पॉलिटिशियंस ने करा बेवकूफ ना बना करके, उतना किसी ने किया। वर्ल्ड इज डिफरेंट, रियल वर्ल्ड इज वेरी वेरी रूथलेस, बहुत खराब जगह है। और फॉर एग्जाम्पल अभी आप, आई वॉज अबाउट टू पुट अ मैसेज, अगर इफ यू कैन कट दिस रील एंड गिव इट टू मी, आई विल पुट इट ऑन माय यूट्यूब चैनल। जी जी, देखो, एनर्जी क्राइसिस है। वेस्ट एशिया की लड़ाई इंडिया ने लगाई थी? इंडिया ने लगाई नहीं थी। किसने लगाई है? यूएस ने लगाई है, ईरान ने लगाई है, इजराइल ने लगाई है। इसके रेमिफिकेशन जो एनर्जी की हैं वो पूरी दुनिया में है। ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, यूके हो, सब जगह पर वो रेमिफिकेशन है। मगर हमारे देश में इतना पैम्परिंग है ना कि हम अपने देश के लोगों को ये साफ साफ नहीं बता सकते कि ये ब्लैक स्वैन इवेंट है, ये इवेंट ऐसा है जिसकी कोई तैयारी, जैसे एवलांच आता है या लैंडस्लाइड होती है या फ्लड्स आते हैं, उसके लिए आप कितनी भी तैयारी कर लो मगर हिट तो होगा ही होगा आपको। तो उन सब तैयारियों के बावजूद जो आपकी ऑयल है, गैस है, तेल है, उसकी कमी होगी। अब उस कमी को पूरा करने के लिए ये जो गैप है, सरकार, जो गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट हो, ठीक है, उसको झुकना पड़ता है। ईरान को फोन करो प्लीज, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग योर नेशनल स्टेचर एंड नेशनल सिक्योरिटी
एट फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। आपको ये यकीन करना है कि रेट इतनी होना चाहिए। सबको मालूम है, हमको नहीं मालूम है। देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर जो तेल है उसकी कीमत बढ़ गई है। जिसके पास अपनी खदानें हैं उसके पास तेल की कीमत बढ़ गई है। चाइना के अंदर लोग स्ट्रीट के ऊपर आ गए हैं बिकॉज वहां पे तेल की रिजर्व होने के बावजूद सिविलियंस को तेल नहीं मिल रहा है या गैस नहीं मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अंदर तेल जो है अगले 1-2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। वहां पे सब चीजें ऑनलाइन होनी शुरू हो गई हैं। हमारे देश के अंदर हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं, गवर्नमेंट के नेता हैं, साफ साफ बात करना चाहिए, बोलना चाहिए लोगों को कि वी नीड टू करेक्ट आवरसेल्फ। आज अगर लड़ाई बंद हो जाती है तो जो ये 1 महीना लड़ाई की वजह से तेल या गैस नहीं आया है, जो फैसिलिटीज को रिपेयर करना है, वो सब ऐसा नहीं होगा कि आप कल को सुबह उठे और सूरज जैसे निकलता था वैसे ही निकलेगा। देयर विल बी रैमिफिकेशन, देयर आर कंस्ट्रेंट व्हिच विल कम। ठीक है, हमारे यहाँ भी प्राइसेस बढ़ेंगी, हमारे यहाँ पे जॉब्स के ऊपर हिट होगा, इसलिए ज्यादा हिट होगा जब आप छुपाओगे। तो बताना चाहिए, वी शुड टेल आवर पीपल, हमको बताना चाहिए कि अगर कोरोना आया है तो उसकी ये रैमिफिकेशंस हैं, ताकि लोग तैयार हों। बट हम तो छुपाते हैं हर चीज को। नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम वैसे ही गाड़ियां चलाओ, वैसे ही दुनिया में जिंदगी काटो, वैसे ही गैस का इस्तेमाल करो जैसे कुछ नहीं हुआ है। इन नॉर्मल टाइम अदिति, जो गैस है और जो ऑयल है उसकी कितनी किल्लत रहती है, कितना टाइट होता है। मगर आज सब कुछ इतनी मुश्किल में है, फिर भी आप चाहते हो कि एवरीथिंग शुड बी नॉर्मल। इट विल नॉट हैपन। कैन प्राइम मिनिस्टर मोदी जाकर के ट्रम्प को बोलेंगे यार आप लड़ाई मत लड़ो क्योंकि मेरे देश के लोगों को पेट में दर्द हो रहा है या तकलीफ है या प्रॉब्लम हो रही है? ऐसा तो हो नहीं सकता। या ईरान को बोलेंगे यार देख लो। सो दोनों चीज करनी पड़ेगी। आपको वहां भी बंद करने की कोशिश करनी पड़ेगी और आपको यहाँ पर भी पब्लिक को बताना जरूरी है, समझना जरूरी है, पब्लिक को एक्सेप्ट भी करना है। हर एक आदमी को अपने छोटे छोटे तरीके से एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी कम करना चाहिए। और ये भी टाइम है करना चाहिए। I get आपको that. प्लान, आपको सोलर के ऊपर चलो, आप इथेनॉल के ऊपर चलो, आप बैटरी सिस्टम्स के ऊपर चलो। वी हैव टू शिफ्ट एंड डोंट हैव टू अननेसेसरली मूवमेंट क्यों करनी है कि हम टूरिज्म पे जा रहे हैं, हम तो जाएंगे भाई, और अगर हमको तेल नहीं मिलेगा तो हम गवर्नमेंट को बोलेंगे कि यार ईरान इजराइल की लड़ाई चल रही थी और तुम हमको तेल नहीं दे पा रहे। दैट्स समथिंग आई एम जस्ट सेइंग। सर मेरे 2 क्वेश्चन है बिफोर आई लेट यू गो। एक, पाकिस्तान जो हमने धुरंधर 2 में उसका टच भी किया। पाकिस्तान प्लेइंग अ पीस मेकर, मतलब जो गुंडा है आप उसको पीस मेकर बना रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, ईरानियन ड्रोन्स की बहुत बात हुई है कि भाई अरे ये कर दिया वो कर दिया, आप देखो ड्रोन्स फ्यूचर है, हमारे देश में बहुत इस पे डिस्कशन हो रहा है। इन दोनों पर आपके इनसाइट्स। फर्स्टली देखो, पीस मेकर और पीस टॉक के लिए जगह देने में दोनों में बड़ा फर्क होता है। पीस मेकर तब होता है यूएन आ गया, 2 देशों के अंदर 2 फैक्शन में लड़ाई हो रही, यूएन कम्स, लड़ाई बंद करो नहीं तो तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, नहीं तो तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगाएंगे। वो पीस मेकर होता है, ठीक है। आपने पार्टी होस्ट करनी है और आप एक होटल के अंदर जाते हो कि मुझे आपका ये हॉल चाहिए, ठीक है, पार्टी करने के लिए, और एक कोई इवेंट है जो आपने करना है, तो आप जो फैसिलिटी है, जब उस फैसिलिटी को हायर पे लेते हो तो इसका मतलब ये तो नहीं जाएगा कि होटल वाला आपको बताएगा कि आपकी गेस्ट लिस्ट क्या है, आपने खाने में क्या रखना है, आपने क्या स्पीच देनी है, वो तो नहीं बताएगा। सो पाकिस्तान इज मोर लाइक अ फैसिलिटी, एक जगह जहां पे लोगों ने इकट्ठे होकर डिस्कस करना है। दे आर नॉट सिटिंग ऑन द टेबल। वो टेबल बैठ के नेगोशिएट थोड़ी करा रहे कि देखिए ईरान ने ये बोला, अमेरिका आप ये मान जाओ, अमेरिका ने ये बोला, पाकिस्तान तुम ये मान जाओ। ऐसा नहीं है कि वो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ बीच में बैठे हैं और दोनों डेलीगेशन दाएं बाएं बैठे हैं। नो, दैट इज नॉट हैपनिंग। देयर वो उस तरफ एक जगह है। अच्छा, वो जगह भी क्यों है? जो ईरानियन एम्बेसी है, ईरान कि जो यूरोप के साथ में, वेस्टर्न पास के साथ में, अमेरिका के साथ में जो डीलिंग है, वीजा है, आना जाना है, अमेरिका का कोई एम्बेसी ईरान में नहीं है। तो वो जो फंक्शनिंग है 1979 से लेके आज तक,
वो पाकिस्तान के अंदर जो ईरान की एम्बेसी है उसके थ्रू होता है। तो नेचुरली जहां से आज तक हर चीजें चल रही है वो वहीं पर उनकी बातचीत होगी। इट इज नॉट बीन डन थ्रू टर्किश एम्बेसी और इजिप्शियन एम्बेसी। लोग कह रहे हैं इंडिया के थ्रू कर लेते। नहीं तो बट वो जो ईरान की जो एम्बेसी यहाँ पर है या अमेरिकन एम्बेसी है वो ईरान के साथ में डील नहीं करती ना। जो यूएस एम्बेसी है और ईरानियन एम्बेसी है पाकिस्तान के अंदर, वो प्रोटोकॉल के हिसाब से पिछले 40-50 साल से इस्लामाबाद के थ्रू डील कर रही है। नॉट इस्लामाबाद कैपिटल के थ्रू, बट जो उनकी एम्बेसीज हैं उनके थ्रू। तो उनका सिस्टम है। ईरान के साथ में जो डील करने वाले एम्बेसी के अंदर, जो अमेरिकन एम्बेसी के अंदर जो लोग हैं वो अमेरिका इस्लामाबाद बैठे हैं। जो ईरानियन एम्बेसी के अंदर अमेरिका से डील करते हैं वो ईरानियन एम्बेसी के अंदर बैठे हैं। तो आप ये पूरी ऑफिस को उठा के कहीं तीसरी जगह थोड़ी जाओगे। तो दैट इज वन रीजन। सेकेंड इज आप ये ईरान के चारों तरफ देखो। ओमान के अंदर बात तो हो नहीं सकती अभी, ओमान पे आपने अटैक कर दिया, यूएई पे कर दिया, सऊदी में जा नहीं सकते। आप ऊपर से देखते जाओ, कतर में जा, कतर इज द ओनली प्लेस जहां आप जा सकते हो, बिकॉज कतर ने मना कर दिया, बट कतर हैज गॉट नो रोल एज ऑफ नाउ। आप वहां नहीं जा सकते, क्या थे, बहरान नहीं जा सकते। इधर आइए आप, एक सिर्फ टर्की के साथ जा सकते हो जहां उनका बॉर्डर है, और अफगानिस्तान में जा नहीं सकते, एक पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर है। अजरबैजान इज नॉट वेरी कॉन्सिक्वेंशियल। सो दिस इज द प्लेस वेयर ईरान कैन कम। ईरान का बॉर्डर उसके साथ में लगता है, आप वहां से फ्लाइट लोगे, चॉपर लोगे, फ्लाइट लोगे, आप यहाँ पे पाकिस्तान में आ सकते हो। इट्स अबाउट प्रॉक्सिमिटी। फिर एक ज्योग्राफिकल एंटिटी होती है इनकी कॉम्बैटेंट कमांड्स की। जो ईरान, पाकिस्तान वगैरह हैं, ये सेंट्रल कमांड से मैनेज किए जाते हैं। जो फ्लोरिडा में इनका हेडक्वार्टर्स है ना, यूएस का, वहां से हैंडल होता है ये ज्योग्राफिकल एरिया। तो नेचुरली फिर वो एक लीड हो जाती है ना, वहां से बात करने का तरीका, सेंटकॉम से कम्युनिकेशन हो रहा है, स्टेट डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन। देयर आर नंबर ऑफ रीजंस व्हाई पाकिस्तान जो एक अच्छा होटल है जहां पे आपने मिलना है, इट इज नेक्स्ट टू, दो पार्टियों ने शादी करनी है और क्लोजेस्ट कहां पे होटल है जहां दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, वो दैट्स द आंसर। दे आर नॉट पार्ट ऑफ पीस मेकिंग और नेगोशिएटिंग। और मुझे एक और भी चीज लगती है कि ये जो गेम है ना, अमेरिका कैसे लोगों का बेवकूफ बनाता है। आपने ट्वीट कर दिया शाहबाज शरीफ के उसको, मगर 3 दिन के अंदर आपको पता ही है कोई बातचीत नहीं हो रही है। So this is one answer. Then second, आपने बोला ड्रोन्स के बारे में। जो भी देश है, हर देश को हाईटेक तो करना चाहिए, मगर जिसके पास सैंक्शंस हो, जिसके पास प्रॉब्लम्स हो, वो लो टेक के ऊपर चलता है। तो जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ये आज की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये काफी पुरानी है। बट पहले क्या था, हाई एंड यूएवीज होते थे, आरपीवीज होते थे। तो स्लोली टेक्नोलॉजी, आज की जो चिप्स की टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स की टेक्नोलॉजी है, आज वो जो टेक्नोलॉजी है, करते करते जो फोन, पहले एक टेलीविजन होता था इतना बड़ा, और रेडियो अलग होता था, टेलीफोन अलग होता था, कैमरे अलग होते थे, सब मिलके एक आज मोबाइल में हो गया है। तो ड्रोन्स प्रोवाइड यू मल्टीपल फीचर्स टू डिफीट और ओवरवेलम हाई एंड टेक सिस्टम्स। ठीक है, तो गरीब देश के लिए लो एंड पॉसिबल है। ईरान ने यूके, यूएस पे जाके अटैक करने की जरूरत नहीं है, उसने अपने आप को डिफेंड करना है या थ्रेट रखना है। ठीक है, तो फॉर देम शाहिद ड्रोन इज द बेस्ट एंड बहुत ही बढ़िया ड्रोन है। 2 से 2,500 किलोमीटर तक वो हिट करता है। उसके 20 kg से लेकर के 100 kg तक, डिपेंडिंग ऑन किस रेंज पे जा रहा है। एक्सप्लोसिव लेता है, इट फ्लाइज लो। देखिए जो रडार होता है ना, रडार तभी पकड़ सकता है जब आप एक हाई ट्रेजेक्टरी वेपन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें प्रोजेक्टाइल को कैप्चर करना, ये डिसाइड करना कि वो कहाँ लैंड करेगा, और एआई के थ्रू, ऑटोमेशन के थ्रू किस मिसाइल का इस्तेमाल करके उसको डिस्ट्रॉय करना है, कौन वेपन से उसको डिस्ट्रॉय करना है, वो आपको टाइम मिलता है, क्योंकि वो मिसाइल पहले जा रही है ऊपर और फिर नीचे आ रही है। एंड रडार्स, लॉन्ग डिस्टेंस रडार सैटेलाइट्स कैन सी, बट शाहिद ड्रोन जो है जमीन से थोड़ा ऊपर होता है,
हाई स्पीड से उड़ता है, स्लो भी चलता है, जो भी वो। अच्छा, दूसरा क्या है, मिसाइल की एक ट्रेजेक्ट्री होती है, वो उसी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगी। ड्रोन क्या है, ड्रोन थोड़ा सा ऐसे वैसे घूम कर चलता है। सो टू पिक इट अप, टू डिस्ट्रॉय इट, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर फिर उसकी इफेक्टिवनेस कम होती है। ठीक है, ड्रोन से आप एक बिल्डिंग का एक फ्लोर उड़ा सकते हो, एक कमरे को उड़ा सकते हो सकता है एक छोटी सी बिल्डिंग को, एक घर को उड़ा सकते हो। मगर जब बैलिस्टिक मिसाइल होता है, जब वो हिट करता है तो कंक्रीट टू कंक्रीट जो बंकर होते हैं वो खत्म कर देता है। ठीक है, आपने ड्रोन से मारा अटैक एयरफील्ड के ऊपर, तो उसके अंदर एक छोटा सा खड्डा हो जाएगा, वो एक आधे घंटे के अंदर भर जाएगा। बट बैलिस्टिक मिसाइल से जब मारोगे तो हो सकता है, जैसे इंडिया ने मारा रहीम यार, क्या है उसका खान, बेस कॉल्ड खान, नूर खान बेस, नूर खान बेस। खान बेस पे मारा, अभी तक रिपेयर नहीं हुआ, साल होने जा रहा है। ठीक है, सो दोनों की चीजें अलग है। जहां पे तलवार चाहिए वहां तलवार चाहिए, बट ये जो है सुई के थ्रू तलवार को निकल करने का काम करता है। इट्स अ वेरी इफेक्टिव थिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट योर इनसाइट्स। और मुझे पूरा यकीन है लोगों को एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वॉर ऑफ नैरेटिव्स में तो ईरान कहीं ना कहीं जो नैरेटिव्स है उन्हें कंट्रोल कर रहा है। जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा था कि स्टोरी जो है वो ईरान के पर्सपेक्टिव से या ईरान के नजरिए से कही जा रही है, जो कि लोग महसूस भी कर रहे होंगे। आपने एक नया नजरिया दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।